हेलो। मेरा नाम शौनक भट्टाचार्य जी है और मैं अभी रिसेंटली यूके जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आज ही इनफैक्ट मेरे को यूएस टूरिस्ट वीज़ा 6 मंथ्स के लिए मिला है। वीज़ा मैं आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये मेरा यूके टूरिस्ट वीज़ा है, मेरे को 6 मंथ्स के लिए मिला है फ्रॉम 29 अप्रैल। आज की डेट है 1 फरवरी। तो मैंने 16 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था, वीएफएस में बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट था और आज जाके वो डिलीवर हुआ। तो अराउंड 16 डेज़ लगा मेरे को वीएफएस से जाने के बाद से वीज़ा मिलने के। एनीवे, तो आज का ये वीडियो होगा, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो अगर, तो आप यूके वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर पाए, स्पेसिफिकली यूएस टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर पाए। तो फर्स्ट आपको चाहिए एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट। नाउ अब वैलिड इंडियन पासपोर्ट इन द सेंस कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं उसके 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वो पासपोर्ट वैलिड हो। मतलब अगर आप फरवरी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस साल का अगस्त तक एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट अगस्त के पहले एक्सपायर कर रहा है एंड अगर आपको फरवरी में जाना है तो आपको एक नया पासपोर्ट चाहिए होगा। फर्स्ट चीज़ तो ये है, और उसमें पासपोर्ट में एटलीस्ट दो पेजेस ब्लैंक होना चाहिए। एक पेज में आपका वो वीज़ा लगेगा और एक पेज पे आपका वो स्टैम्प लगेगा। पासपोर्ट के सिवा आपको चाहिए होगा लास्ट 3 साल का ITR। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो ITR देंगे आप। अगर आप रिटायर्ड है तो मैं उसके लिए बाद में आऊँगा। और अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं तो बिज़नेस का आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना पड़ेगा, कंपनी का ITR या जो है बिज़नेस के लिए। मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ तो मैं आपको सैलरी इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट ऑफ से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। 3 साल का ITR देना पड़ेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर होना पड़ेगा। जस्ट दैट आपका मतलब प्रूफ चाहिए कि आप वर्किंग इंडिविजुअल हो। इसीलिए फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स लास्ट 3 साल का ITR बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लास्ट 6 महीने का सैलरी स्लिप, ठीक है। अब कोई जगह पे बोलते हैं लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप। टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप दीजिए और आपका लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट का कुछ फॉर्मेट्स वगैरह है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट मैं तो बोलूँगा सेफ साइड के लिए आप अटेस्टेड करवा लीजिए। आप चाहिए तो आप खुद से प्रिंट आउट ले सकते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट का और फिर बैंक में जाके उसका अटेस्टेशन करवा सकते हैं। या फिर कोई लोग मेरे को बोला है, मेरे को ये श्योर नहीं हूँ मैं, बट कोई बोला है कि अटेस्टेशन के अलावा बिना अटेस्टेशन के भी हो सकता है। बट आई वुड से जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड अटेस्टेड करवा लीजिए। मैक्सिमम जगह पे अटेस्टेशन मैंडेटरी होता है, इसलिए शेंगन के लिए अटेस्टेशन करना मैंडेटरी होता है। तो यूके के लिए भी तो बेटर यही है कि आप अटेस्टेड करवा लीजिए बैंक में जाके। 2 मिनट का काम है। और बैंक स्टेटमेंट में ऐसा आप लास्ट मोमेंट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन मत कीजिए। लास्ट मोमेंट इन द सेंस लास्ट 2 वीक्स में आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मत कीजिए, क्योंकि वरना वो एक स्क्रूटिनी के अंदर आ जाएगा कि अचानक आप जाने के पहले ही आपके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया। तो वो सब थोड़ा डाउट पैदा कर सकता है और कुछ नहीं। बैलेंस कितना होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बैलेंस ऐसा कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको इतना बैलेंस मिनिमम चाहिए होता है। मिनिमम आई वुड स्टिल से मिनिमम 3 लाख रुपीज़ पर पर्सन ये थ्रू आउट होना चाहिए। थ्रू आउट द लास्ट 6 मंथ्स ये होना चाहिए, ये मिनिमम है। अब सेफ साइड के लिए मैं जहाँ पे जगह पे देख रहा था वहाँ पे सेफ साइड के लिए बोला है 6 to 8 लाख रुपीज़ पर पर्सन। तो यूजुअली डिनाई नहीं करता है। अभी मान लीजिए आपके 4 लाख रुपए है, फिर भी आपको बोल सकते हैं कि आपके इंसफिशिएंट फंड्स है, ठीक है। तो इसीलिए 6 to 8 लाख रुपीज़ इज़ बेस्ट। मैंने तो 7 डिजिट से ज़्यादा दिखाया था तो प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं था, बट मिनिमम एटलीस्ट आप 6 to 8 लाख रुपीज़ पर पर्सन दिखाइए। अगर आपके साथ आपका मान लीजिए बेटा या आपका वाइफ जा रही है एंड आप उनका भी खर्चा आप उठा रहे हैं, तो
8 + 8 16 लाख रुपीज़ आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, अगेन ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 16 लाख है या 8 लाख पर पर्सन है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपके पास 3.5 लाख रुपए पर पर्सन है एंड फिर भी आपको अप्रूव हो जाए। बट यूजुअली 3 लाख के नीचे अप्रूव मैंने कभी सुना नहीं है। ठीक है, ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। फिर आता है एनओसी। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपके एम्प्लॉयर से। ये एक्चुअली एक प्रूफ है कि आप वहाँ घूमने जाने के बाद इंडिया वापस आके काम करेंगे, उधर आप परमानेंटली सेटल नहीं हो जाएंगे। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा का मेन चीज़ यही है कि वीज़ा ऑफिसर जो है उनको ये इंश्योर करना है कि आप उधर नहीं सेटल होंगे, आप इंडिया घूमने के बाद इंडिया वापस आएंगे। उनका सबसे मेन चीज़ यही है इंश्योर करना। तो आप अगर एनओसी लेंगे तो एनओसी आपका एचआर आपको देगा स्टेटिंग दैट आप इस डेट से इस डेट आप घूमने जा रहे हैं यूके एंड आप वापस आएंगे, ये चीज़। तो सैम्पल एनओसी का अगर आपको टेम्पलेट चाहिए होगा, मैंने जो यूज़ किया मैं आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पिंक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में इधर दे रहा हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंक करके पूछिए कि यूके वीज़ा एनओसी टेम्पलेट ऐसा करके कुछ पूछिए, मैं आपको मेरा टेम्पलेट शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो एनओसी एक चाहिए होगा उसके लिए। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक 10-11 पेजेस का था, ऑनलाइन आपको फिल करना है वो आप इंश्योर कीजिए एकदम प्रॉपर डिटेल्ड तरीके से प्रॉपरली फिल्ड अप हो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए उधर, एक भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए, वो बहुत वाइटल चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मान लीजिए आपका वीज़ा कैंसिल है। ठीक है, अब देखिए यूके टूरिस्ट वीज़ा का रिजेक्शन रेट मैंने पढ़ा था 23% है, मतलब 77% एक्सेप्टेंस रेट है इंडियन के लिए यूके टूरिस्ट वीज़ा, विच मीन्स हर 4 में से 1 जन का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो काफ़ी मुश्किल है ये वीज़ा मिलना। तो इंश्योर कीजिए आप कोई सिली मिस्टेक्स ना करें कि आप जिस वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर आता है कवर लेटर। कवर लेटर क्या चीज़ है? कवर लेटर इज़ मेनली कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो उस पर्पज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि आप उनको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कीजिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ, घूमने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और आपके साथ अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी जा रहे हैं तो उनका भी जिक्र कीजिए आप कि मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं मेरे बीवी के साथ या मेरा पिताजी के साथ, मेरा बेटे के साथ, जो भी हो, मेरा दोस्तों के साथ मैं यूके जा रहा हूँ, उनके पासपोर्ट नंबर और नाम ये है। और आप कहाँ घूमेंगे, कहाँ खाएंगे, वो सब, कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ घूमेंगे, वो सब आप लिख सकते हैं कवर लेटर में। ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, कोशिश कीजिए 2 पैराग्राफ या मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में उसको लिखने के लिए। लेकिन आपका कवर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सो दैट प्रत्येक इंसान को लगे कि हाँ आप टूरिज्म की वजह से आ रहे हैं, आपका और कोई दूसरा इरादा नहीं है। यह कवर लेटर। लास्टली आपको चाहिए डे वाइज आइटिनरी। डे वाइज आइटिनरी मतलब आप कौन से दिन कहाँ कहाँ घूमेंगे उसका डिटेल्स। अब देखिए, मैंने जो डिटेल्स दिया था मैं स्ट्रिक्टली वही फॉलो करूँगा, बट हो सकता है कि अगर आपके एंड मोमेंट में कोई आइटिनरी में चेंज हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको स्टिल एक रफ आइटिनरी देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 5 दिन रहेंगे यूके में, तो आप डे 1 क्या क्या घूमेंगे, डे 2 क्या क्या घूमेंगे, डे 3 क्या क्या घूमेंगे, ऐसे करके डे 5 तक आप दीजिए। उसके साथ साथ आप यूके कैसे पहुंचेंगे, अगर फ्लाइट से पहुंचेंगे तो फ्लाइट का नाम या फ्लाइट का टाइम दीजिए कि इस फ्लाइट से मैं लंदन हीथ्रो पहुंचूंगा और इस फ्लाइट से या क्रूज से मैं यूके लीव करूंगा। ये दोनों डिटेल्स चाहिए। और होटल्स कौन से दिन आप कौन से होटल में रहेंगे उसका जिक्र कीजिए। अब देखिए, फ़्लाइट और होटल बुकिंग मैंडेटरी नहीं है यूके वीज़ा के लिए, तो आप बिना बुकिंग किए आप यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने होटल बुकिंग नहीं किया था, मैंने फ़्लाइट बुकिंग नहीं किया था, स्टिल आई वेंट टू अप्लाई फॉर द यूके वीज़ा और मेरे को मिल गया। तो आप बस ये जिक्र कीजिए कि आप देख लीजिए आपका कौन सा फ़्लाइट आपके लिए फेवरेबल है, वो फ़्लाइट का डिटेल्स आप लिख दीजिए आपके आइटिनरी में, और एक होटल आप देख लीजिए कि कौन से होटल में आप रुकने वाले हैं, उस होटल का आप जिक्र कीजिए। वीज़ा मिलने के बाद आप वो पेमेंट्स कर सकते हैं। मेनली यही है आपका जो सब डिटेल्स है वही, और कुछ यूजुअली डिटेल्स नहीं चाहिए होता है।
और अगर आपके पास कोई FD वगैरह फिक्स डिपॉजिट्स है तो वो आप शो कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स वो काफ़ी वो ना बेसिकली उसको इमूवेबल एसेट के तौर पे वो देखता है FD। फिर आपका अगर प्रॉपर्टी कुछ है इंडिया में तो वो बहुत अच्छा है कि अगर आपका प्रॉपर्टी रहेगा इंडिया में तो वो लोग सोचेंगे कि अच्छा ये बंदा वापस आएगा क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपके स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या आपके पेरेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी जिक्र कीजिए आप। और जिसमें मेरे साथ मेरा नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट मेरे फादर का प्रॉपर्टी है, तो मेरा फादर का प्रॉपर्टी का जो टैक्स पेपर्स होते हैं, टैक्स रिसीट है, वो मैंने शो किया था। अब दीज आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दीज आर नॉट मैंडेटरी। ओके, आपका ये FD या आपका प्रॉपर्टी पेपर्स ये मैंडेटरी नहीं है, ये दोनों ऑप्शनल है। तो मेरा FD नहीं है तो मैंने FD का कुछ नहीं दिया था, बट प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है बट मेरे पिताजी के नाम पे, तो मैंने उनका टैक्स रिसीट दिया था जस्ट टू सपोर्ट द फैक्ट दैट मैं इंडिया वापस आऊँगा, मेरे पास रहने का घर है इंडिया में, सब कुछ बेच बाच के नहीं जा रहा होगा। तो मेनली यही चीज़ है। अब आपको VFS का वेबसाइट से आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है आप अपने प्रेफरेबल टाइम एंड स्लॉट पे आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए। वीज़ा के लिए मैंने पे किया था इतना रुपये, इसमें आपका कुरियर चार्जेस, वीज़ा फीस इंक्लूडेड है, कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड है और SMS फीस इंक्लूडेड है। अब और एक चार्ज होता है आपका, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना चाहते हैं उनसे तो उसके लिए अलग एक चार्ज देना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ा टेक सेवी हैं तो आप खुद से अपलोड कर लीजिए। खुद से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है VFS पोर्टल में। अपलोड होने जाने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट के दिन बहुत सिंपल चीज़ है, मान लीजिए आपका 2 PM अपॉइंटमेंट है तो कोशिश कीजिए 1:45 के पहले पहुंचने के लिए। 15 मिनट पहले आपको वो लोग बुला लेंगे और उधर आपका मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगेगा। आपको बस अपना फिंगरप्रिंट्स देना है, 4 इंडेक्स फिंगर्स का, 2 थम्स का, आपका फ़ोटो खींचेंगे वो लोग और आपका रेटिना स्कैन करेंगे वो लोग। ये 3 चीज़ें बस बायोमेट्रिक में, बस फिर आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो सब आपने अपलोड किया है वो यूजुअली नहीं मांगते हैं उधर, बट स्टिल आई वुड अगेन से टू बी ऑन द सेफ साइड डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका एक आपको रिसिप्ट मिलेगा, तो वो 4 या 5 पेजेस का है, वो तो मैंडेटरी है, वो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट, वो ये दोनों तो मैंडेटरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे को तो चेक नहीं किया था बट आई वुड स्टिल से कि आप लेके जाइए इन केस अगर उनको चाहिए होगा तो। VFS मैंने 16 जनवरी को मैंने लाइक किया था VFS में। मेरे को डिसीजन मिला था मेरे को 31 जनवरी, 15 कैलेंडर डेज। यूजुअली बोलते हैं 21 कैलेंडर डेज लगता है यूजुअली, बट कभी कोई 45 to 60 डेज भी लगते हैं लोगों का, बहुत रेयर केस होता है वो। यूजुअली 21 कैलेंडर डेज होते हैं। मेरे को 15 कैलेंडर डेज में मेरा डिसीजन आ गया था, कल आया था इनका SMS कि ब्लू डार्ट के थ्रू वो डिस्पैच हो गया था और आज दोपहर को मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया पासपोर्ट के साथ। तो बस यही है चीज़, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टू बी ऑनेस्ट, उतना सिंपल नहीं है जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। मेनली इसी वजह से क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उधर जाके उधर सेटल हो जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के नाम पे जाते हैं एंड फिर उधर रह जाते हैं, तो UK गवर्नमेंट को वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो जस्ट टू एंश्योर कि वैसे लोग ना अंदर आए, इसीलिए ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा पास वीज़ा। और अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कंसर्न्स है, अगर कुछ और भी डाउट्स है तो आप इधर YouTube के कमेंट्स में आप मेरे को पूछिए या फिर मेरे Instagram ID पे मेरे को पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू लाइक्ड इट, एंड अगर कुछ क्वेश्चन है अगेन तो लेट मी नो, राइट। बाय बाय।